खालिद चिश्ती साहब, एजाज साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से वेनेजुएला की जो आउटकम है उसका एक तजिया दिया, और उसमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि इंटरनल पॉलिटिकल हार्मनी, और दूसरा जिस चीज़ से हमें बचना है वो इंटरनल पॉलिटिकल हार्मनी तो हमें चाहिए, लेकिन जिस चीज़ से बचना है वो पोलराइज सोसाइटी है। तो आप बताइए कि हमें क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इनवाइट किया है। और मैं बिल्कुल मलिक साहब एग्री करता हूँ एम्बेसडर एजाज से कि उन्होंने बिल्कुल सही, मैं उनको सुन रहा था। और बिल्कुल मेरा भी मानना यही है कि जिधर भी दुनिया में इस तरह की पेनिट्रेशन होती है सोसाइटीज में, मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो, किसी और तरीके की हो, वो होती ही उस वक्त है जब एक क्रैक्स देखते हैं सोसाइटी के अंदर, डिसहार्मनी देखते हैं, एक एलिमेंट ऑफ हेल्पलेसनेस या डिप्रिविएशन ऑफ राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ। जब इस तरह की चीजें देखी हैं, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जब ना हो, तो फिर कौमें डिवाइड होती हैं और उनके लिए बहुत आसान हो जाता है इस तरह के मुल्कों के लिए पेनिट्रेट करना। आप देखिए कि इतना माइटी मुल्क है, इतनी ज्यादा उसकी रिसोर्सेज हैं, दुनिया का सबसे अनटैप्ड ऑयल उसके पास है, मिनरल्स उसके पास हैं, लेकिन अपने एनुअल सिर्फ और सिर्फ 0.12% एक्सट्रैक्ट करता है ऑयल। यानी इतना रिसोर्सेज के बावजूद अपने लोगों पर नहीं खर्च कर पा रहा, क्योंकि डिसहार्मनी है, इंस्टेबिलिटी है, लैक ऑफ सपोर्ट है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉरेन फंडिंग है। ये करके अगर आप हिसाब लगाएं 0.12 से, तो ये 2525 साल लगेंगे इस मुल्क को सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में। यानी 2500 साल अगर ये मुल्क इस रेट पर लगा रहे तो तब जाके ये अपने फायदा उठा सकता है। जिसका क्या मतलब है कि इतनी अपॉर्चुनिटी, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद आपका मुल्क अपने लोगों को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा। और उसी वजह से जो एजाज चौधरी साहब कह रहे थे कि वो डिसहार्मनी है, डिस्कनेक्ट है, डिवीजन है, पोलराइजेशन है, तो आई थिंक फर्स्ट एंड फोरमोस्ट हमें मुल्क में भी ऐसे ही चाहिए। आपने बिल्कुल, मिस्टर एजाज ने भी अभी रेफर किया कि मई में कैसी कौम यूनाइटेड हो गई, पूरा मुल्क था एग्रेशन, नेशनलिज्म वापस आ गया, पोलराइजेशन माइनस हो गई और हार्मनी क्रिएट हो गई। लेकिन उस वक्त भी मैंने जून में आपके प्रोग्राम में कहा था कि ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑल स्टेक होल्डर्स शुड ऐड वैल्यू टू द विक्ट्री। जिसका मतलब ये है कि विक्ट्री लेना एक चीज होती है, उसमें वैल्यू ऐड करना और कंसिस्टेंटली उसको कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट करना एक और चीज होती है। तो अगर कौम फिर फॉल अपार्ट हो जाए किसी वजह से भी, चाहे फॉल्स स्लोगन है चाहे ट्रू स्लोगन है, वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मनों को देती है। और इस तरह के वाकयात ऐसे मुल्कों में करना बहुत आसान होता है जिसमें मिलिट्री डिवाइडेड हो, लोग डिवाइडेड हो, लोगों की विल कम कर दी जाए। ये अभी जो उन्होंने जो प्रेसिडेंट दिखाया वेनेजुएला का हथकड़ियों की तरह, उन्होंने दो मैसेज दिए। एक, उन्होंने अपनी माइट दिखाई है अमेरिका ने, और अब दूसरे लोगों को बताया, मैसेज दिया कि अब अगर हमारे खिलाफ कोई खड़ा होगा, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो उनकी अपोजिशन लीडर मारिया हो, कोई भी हो, हम उसके साथ ये हशर करते हैं। जिसका मतलब ये है कि क्योंकि कौम मुत्तहिद नहीं है। सबसे ज्यादा जो मुजाहरे मैं देख रहा हूँ वो तो दुनिया भर में हो रहा है, वेनेजुएला में तो मुझे तो मिक्स रिएक्शन लग रहा है। तो ये इटसेल्फ साबित करती है उस बात को कि अगर कौम यूनाइटेड नहीं है अपनी लीडरशिप जैसी भी हो, वो तो अलग एक डिबेट है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे मुल्क फिर विक्टिम बनते हैं, जो कि एक मिसाल हमारे सामने है। एजाज साहब, एक मेरे बहुत दिल के करीब टॉपिक था कि पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, टर्की और चाइना को आपस में डिफेंस पैक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तो हो गया, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दुनिया जिस रुख पे चल पड़ी है, तो हमें पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब और चाइना, इनको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्रंप की धमकी सिर्फ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ तक महदूद नहीं है, बल्कि ईरान को डायरेक्ट वो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर ये जो प्रोटेस्टर्स हैं किसी को गोली मारी तो हम वो लॉक्ड एंड लोडेड हैं, बिल्कुल आएंगे और उड़ा के रख देंगे। तो हमारे लिए चैलेंजेस ज़्यादा दूर है नहीं है, बस गलतफहमी तो हो सकती है कि ट्रंप हमें मिलता है तो वाइट हाउस हमें बुलाता है तो हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। हमें तैयारी पकड़नी चाहिए अभी से। जी, पकड़नी चाहिए। मैं इससे पहले एक तरह और कमेंट दे दूं। एक और जो बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है इस सारे वाकये से वेनेजुएला के, वो है कि ये जितनी वैल्यूज है ना, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, और ये भी सब अब वो इसलिए खत्म हुई हैं कि आप यूरोप का रिएक्शन देखिए। सवाए फ्रांस के बाकी सब के सब बिल्कुल एक किस्म की खामोशी सी तानी हुए हैं कि जी वी आर एस्टेब्लिशिंग फैक्ट्स और ये वो। इसी तरीके से भारत, अभी मुझे नहीं पता, अभी शायद रिएक्शन आ गया हो, मैंने देखा कि वो भी शायद नहीं रिएक्शन दे रहे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि रियल पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त। यानी ये जो वैल्यूज जिसकी बुनियाद पर हम पे यानी एक किस्म की हुकूमत करने की कोशिश करता था मगरिब, वो अब नहीं रहा। अब ये दोबारा नियो कॉलोनिज्म है या इंपीरियलिज्म कह लें, या जो भी उस किस्म का दौर आ रहा है। और ये सिर्फ मगरिब वाले नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना एरियाज बांट लिए हैं ना। उन्होंने कहा जी वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है, इधर शी का एरिया है,
यानी चीन का एरिया है जो ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, और यूरोप जो है वो खुद रशिया से निबड़े। तो ये हमारे लिए काफी मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है कि अब हम उन चीजों पे ना करें, और इसके लिए रियल पॉलिटिक्स में रहते हुए आपको अलायंसेस बनाने पड़ेंगे। एंड दैट्स वेयर आई एग्री विद यू। आपका जिस तरह सऊदी अरब के साथ है, तुर्की आपका यानी अच्छा जाना माना दोस्त है। चीन के साथ मेरे ख्याल में इस वक्त जरा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि चूंकि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस वक्त गर्मजोशी की फेज में है, जो बदल भी सकते हैं। तो चीन को अलबत्ता कोई इस बात का नहीं हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब चीन गए हैं और बड़ा अच्छा दौरा हुआ है, और ये पूरा साल वो 75 ईयर्स की डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मनाने में गुजरेगा। मेरे ख्याल में दिस इज ए ग्रेट थिंग दैट वी आर डूइंग। हमें चीन के साथ पूरी तरह करना चाहिए। अगर इस किस्म का कोई और डिफेंस एग्रीमेंट बनता है लाइक माइंडेड मुल्क के साथ, तो वो करना चाहिए। ईरान में अगर कोई गड़बड़ करते हैं ये तो मेरे ख्याल में वो उसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस होंगी, पूरे खित्ते के लिए भी होंगी, और हमसाए होने के अलावा हम पे ही होंगे। कुछ इस वक्त जरूरत इस बात की है मालिक साहब, मुझे उम्मीद है कि शायद कर रहे होंगे, हमें वॉर गेमिंग करनी होगी, मुख्तलिफ सिनेरियो स्केच करने होंगे, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वहां पे बैठ के या थिंक टैंक्स की मदद ले और वॉर गेमिंग करें कि अगर ये हो तो क्या होगा, अगर ये हो तो क्या होगा। और भारत के रवैये पे भी बड़ा इस वक्त हमें गौर करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जो सबक इस वक्त चीन और रूस इससे ले रहे हैं वो भारत भी तो ले रहा होगा ना, उनको भी कुछ आइडियाज आ रहे होंगे। तो इसलिए वॉर गेमिंग जो है इस वक्त हमें ये सारे सिनेरियोज के मतलब करनी चाहिए, ताकि हमारी तैयारी जो है ना मुकम्मल हो।